हमारे सिलेबस में क्यों है ये इंटरनल ऑडिट? मैं वापस से कंटेंट पे आ रहा हूं। SS 610 क्या रेलेवेंस है? हम तो स्टैट ऑडिट पढ़ रहे हैं यार। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल ऑडिट बहुत सारे काम करता है, साथ ही साथ वो फाइनेंशियल और कंट्रोल की भी चेकिंग करता है। एक स्टैट ऑडिटर को भी कंट्रोल की चेकिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल रिस्क निकालता है, रोमम निकालता है। यस और नो? मैं सोच रहा हूं यार, मैं कौन हूं? स्टैट ऑडिटर। मैं सोच रहा हूं कि ऑलरेडी किसी ऑडिटर ने कंट्रोल की चेकिंग कर रखी है, तो मैं क्यों करूं? आया ना? क्यों ना मैं इसी ही कंट्रोल चेकिंग को क्या कर लूं? यूज कर लूं। मेरे को थोड़ा एक्ट करवाता हूं, बढ़िया समझ आएगा मुझे। आप प्लीज, कम हाइट के बच्चे चाहिए हैं कोई? हाँ, कम हाइट के बच्चे आ जाओ बेटा। अरे ऑडिटर बनाऊंगा आज तुम्हें, आ जाओ। लाइव वालों मजा आ रहा है? जल्दी से बताओ। लाइव वालों मजा आ रहा है? लाइव क्लास? हाँ जी, SS कोठारी में इंटरनल के बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं। अरे जल्दी आओ ना, प्लीज आ जाओ, मजा आएगा यार। आ जा बेटा, आ जा यार। बेटा ये इस बेंच पे तो सारे आ जा बेटा, तुम भी आ जाओ। नहीं, उसको बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे बगल में। हाँ, बहुत ज्यादा हाइट है, आ जाओ, कोई बात नहीं, जल्दी आओ, दोनों आ जाओ। जल्दी आओ, 4-5 कम से कम। उसके बाद खुखार आदमी हमारी क्लास में कोई, मतलब मेरे जैसा कोई दाढ़ी वाला आदमी? हाइट भी चाहिए मेरे को। 6 फुट है कोई? 6 फुट? आ जाओ जरा। 6 फुट, हाँ तू तो आ ही जा। हाँ भाई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। तू भी आ जा। और किसी को आना है तो आ जाओ, पीछे से भी आ सकते हो। पीछे वालों, नंबर में तो मैं मानता हूं तुम आगे वालों से ऊपर जाओगे, लेकिन मस्ती में भी आ जाओ। आ जाओ बेटा, 2 ग्रुप बनाएंगे, मैं बाहर हो जाता हूं, इधर आ जाओ। छोटे बच्चे इधर आ जाएं। तू पीछे रह थोड़ा, तू बड़ा है, तू इधर आ। आगे आओ बेटा। देखो, एक राक्षस तो मैं ही लग रहा हूं वैसे इनके सामने। देख रहे हो ये बालक लग रहे हैं, मेरा शरीर देख रहे हो कितना बड़ा है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। कोई कैमरा मूव कर सकता है मेरे लिए? मोहन, इधर आ जाओ बेटा। आप नहीं, आप उधर ही रहो, आप इधर आओ। ये अब देखिएगा, अब मेरे को कैमरा कोई मूव करने वाला बंदा चेक। मोहन, तुम इंटरनल ऑडिट बनोगे, स्टैट ऑडिटर बनोगे? तुम इंटरनल ऑडिटर में चले जाओ। मोहन, कैमरा इधर मूव करो। देखो, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? देखो, टाइम मिले तो फिर पढ़ाने का मजा अलग होता है। टाइम बाउंड मैनर में पढ़ाते हैं तो उसका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब टाइम है तो फिर अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो जी देखो, थोड़ा जूम कर देना भाई, तुम अपने आप को कैमरा एंगल में खुद फिक्स। ये जो लोग हैं, ये है खुंखार आदमी, गंदे लोग। ये स्टैट ऑडिटर हैं। कौन? और मैं भी इनके साथ स्टैट ऑडिटर हूं। मैं भी मोटा आदमी हूं भाई, हमने आराम का खा खा के पेट बड़ा कर। तो हम स्टैट ऑडिटर है, फ्री का खा खा के। हराम का फ्री का एक ही बात है बेटा। और इधर करो जरा कैमरा, ये देखो, 30% हमसे, ये इंटरनल ऑडिटर है मान लो। ठीक है भाई, अब तुम कैमरा मूव करते रहना। हम लोग हैं EY से, वो लोग हैं मान लो KPMG से, KPMG इंटरनल ऑडिट टीम। हमारा क्लाइंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन क्लाइंट है? उनका भी क्लाइंट कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रुक जा, दबाना है साले, 5 चढ़ जाएंगे, तू दब जाएगा। सुनिए 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 सुनिए, अब हम लोग कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग, हम 8 लोग हैं। हम लोगों ने अपनी बढ़िया फॉर्च्यूनर ले रखी है, और हम लोग ना पहुंच गए हैं जामनगर मान लो, ठीक है। और फैक्ट्री के अंदर गाड़ी हम अपनी एंटर कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। 8 लोग मेरे साथ हैं, ये गाड़ी में पीछे बैठे हुए, मैं भी हूं। जैसे ही हमने देखा, एंटर किया, एक बढ़िया सा गार्डन था जिसमें ये छोटे छोटे बच्चे ना बैडमिंटन खेल रहे थे। समझ आ रही है बात? मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा बेटा इधर आ। शीशा नीचे किया गाड़ी का,
मैंने कहा बच्चे इधर आप आओ इधर। हाँ जी भैया। मैंने कहा तुम फैक्ट्री में क्या कर रहे हो? कह रहे भैया बैडमिंटन खेल रहे हैं। मैंने कहा यहाँ आए कैसे? कह रहे भैया हम ऑडिटर हैं। मैंने कहा फिर ये लोग कौन है? ये खुखार आदमी अभी अभी 4 टाइम का खाना एक साथ खा के ये ऑडिटर अपने। मैंने कहा बेटा कौन सी ऑडिटर हो तुम? कह रही भैया मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ। इंटरनल। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या करते हो? कह रहे भैया हम ना फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करते हैं। अच्छा जी। मैंने कहा बेटा क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? 11th की है, अभी 12th में आ गई हूँ। मैंने कहा फिर तुम इंटरनल ऑडिटर कैसे बनी? जो कंपनी के सीएफओ है ना मेरे चाचा जी हैं। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा ठीक है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? ये कहता है भैया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो बेसिकली जैसे इसने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने कहा तुम? वो कहता है मैं भी सीए हूँ। मैंने कहा अच्छा, मतलब 2 लोग काम के हैं। मैंने कहा आप? ये कहते हैं मैं भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इंटरनल ऑडिट में हूँ। मैंने कहा भाइयों इन्होंने काम किया होगा इंटरनल ऑडिट का, कंट्रोल चेक किए होंगे, मतलब कंट्रोल या तो चेक कर चुके हो तुम या लोग करोगे। क्या हमारे रेलेवेंट का है इनका काम? क्या इनका काम हमारे यूज हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये काम हमें भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को एसेस करूंगा, खड़ा हो गए शीशा नीचे करके, कि इन लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या है। आया ना? क्या ये कॉम्पिटेंट भी है इंटरनल ऑडिट करने के लिए? क्वालिटी चेक करवाया था इंटरनल ऑडिट करने के बाद। क्वालिटी चेक जैसे स्टैट ऑडिट में ऐसे 220 क्वालिटी है, इंटरनल ऑडिट का भी तो क्वालिटी होता होगा। डॉक्यूमेंटेशन समझते हो, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सब इंटरनल ऑडिट में भी होगा ना। तो मैं इनसे बैठ के वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये बड़ा मेरे को बढ़िया तरीके से, लोंडे तो केपीएमजी के हैं, ये कहते हैं भैया हमने प्लानिंग भी की है, रिस्क एसेस भी किया है, कंट्रोल भी चेक किया है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, क्वालिटी भी। मैं हम पीछे बढ़िया, भैया उठा लो इनका काम, हमारा काम बच गया, क्योंकि इन्होंने चेक, इनका डेफिनेटली इंडिपेंडेंस और वो सारी बेसिक बातें भी चेक करेंगे। पहले स्टैंडर्ड एस 610 इतना ही बोलता था कि अगर आपको इन बच्चों का काम समझ आ रहा है ना, और आपको लगता है कि आपके लिए काम रेलिवेंट है, तो आप इनका काम यूज कर सकते हो। एक नई अमेंडमेंट आई कुछ साल पहले। यार कोई बच्चा समझ आ रहा है अपने को? हाँ जी सचिन समझ आ रहा है। आपका नाम क्या है? हैं? अमन। सर अमन भी समझ आ रहा है, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन दोनों को गाड़ी में डाल। इन दोनों को कहां डाल? गाड़ी में डाल, चल गाड़ी में चल। मतलब सर अभी तक तो काम यूज कर रहे थे, मैंने कहा बच्चे यूज करेंगे, अब अलाउड है। अब ऐसे क्या कहता है, काम समझ आ रहा है, काम रेलेवेंट लग रहा है तो काम यूज कर लो। अगर कोई बच्चा यूज समझ आ रहा है तुम्हें इंटरनल, तो उसे भी यूज कर लो, अलाउड है। समझ आया? मतलब हम बच्चा उठा के ले जाएंगे। अब इसका रूप बदल गया। अब सचिन और अमन ने शक्तिमान, अब ये गंगाधर से क्या बन गए? अब ये इंटरनल ऑडिटर से क्या बन गए? स्टैट ऑडिटर। तो ऐसे का पर्पस समझो। ऐसे कहता है कि आपको रिस्क एसेस करना है, जिसके लिए आप कंट्रोल चेकिंग करोगे। हो सकता है इंटरनल ऑडिटर ने ये काम कर रखा हो या करने वाले हो, क्योंकि उनका तो मेन काम यही है। तो आप उनसे डिस्कस कर लो और उनका काम आप रेफर कर लो। डेफिनेटली काम रेफर करने से पहले बहुत सारा काम हमें करना पड़ेगा, ऐसे हवा में काम रेफर नहीं कर लेंगे। साथ ही साथ उसने एक नई चीज और ले ली कि अगर आपको अपने कंधे बंदे दबवाने हो, डायरेक्ट असिस्टेंस। अभी तक तो वर्क की बात हो रही थी, किसकी? काम की। कह रहे अगर आपको डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी हो, किससे? इंटरनल ऑडिटर से, तो आप इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए भी यूज, पहले तो काम की बात हो रही थी, काम तो यूज कर ही लेंगे हम, साथ ही साथ उसको भी यूज करेंगे, डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए उसे यूज करेंगे। समझ आया? तो अब 2 पार्ट में बेटा बैठिएगा, मजा आया? तब आप लोगों का काम यूज करेंगे और तुम दोनों को यूज करेंगे। समझिएगा, समझिएगा। स्टैंडर्ड तो शुरू होगा यार, अभी तो स्टैंडर्ड का पर्पस बताया है मैंने। अभी तो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव समझ में आया है। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड खत्म। अरे रुको, ब्रेक तो रुको। अरे ब्रेक दे रहा हूं, रुक तो जा मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर करने दे। तो स्टैंडर्ड ऐसे 610 क्या बोलता है? यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल, कि एक स्टैट ऑडिटर यूज कर सकता है क्या? इंटरनल ऑडिटर के काम को। इतना ही नहीं, पार्ट बी भी आ गया। क्या? यूजिंग दी इंटरनल ऑडिटर। क्या कहता है? यूजिंग दी
इंटरनल ऑडिटर। पहले क्या था? यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। भाई काम यूज कर लो, क्योंकि रोमम निकालना है, ऐसे 315 में कंट्रोल चेक करने जो कि उन्होंने किए हैं, उनका काम यूज कर लो। यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल, अभी क्या कहता है? यूजिंग दी इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। तो यूज करते टाइम दो चार चीजें देखनी होंगी, वो हम देख लेंगे। तो दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया। क्या? हंस लो यार, हंस लो तुम लोग। हाँ, अखिल वाजपेयी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको पटाना पड़ेगा। लीजिएगा, क्या कहता है? यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरा, यूजिंग दी इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस। दो पार्ट में हो गया। डू यू गाइस नीड ए ब्रेक? कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी? 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? 4:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 6:30 तक, 6 तक जितना भी चले। मजा आ रहा है? देखो टाइम मिले तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन मस्ती कर। ये कह रहा है 2:30 बजे कर दो अपनी क्लास। कर दे? सब मारोगे मुझे? 2:30 बजे बच्चों के एफएम क्लास होती है, नहीं करे? अरे नहीं करेंगे, भावुक मत हो तुम। फिर तो हर लेक्चर 4 घंटे का हो जाएगा। आप तक हवा आ रही है वहां तक? कल आपकी कोस्टिंग की और एफएम की क्लास सेम टाइम है, ऑडिट की क्लास भी सेम टाइम पर है। आई थिंक आशीष सर ने आपको कुछ मैसेज दिया होगा, सेम टाइम पे क्लास। टेलीग्राम पे भी डाल दिया है सर ने। दोनों ही अच्छे हैं। 18 तारीख तक नॉन स्टॉप क्लास है, 19 तारीख से बंद है। 19 से आपकी क्लास बंद है, पता है ना आपको? 18 को दूंगा स्केड्यूल, और टेलीग्राम पे डालूंगा। अगर आप, कितना चाहिए ब्रेक? मेरे को भी ब्रेक चाहिए भाई। लाइव वालों कमेंट करके बताओ कैसा लगा, मजा आ रहा है बेटा? अतुल, अतुल आशीर्वाद, गुंजन, तिशा, बारून, तनिष्क, सक्षम, अखिल, गुंजन, रुपेश, अतुल, सीमा, जिनल, वंदना, शुभ अग्रवाल, अनुपमा, सक्षम, दिशा, पृथ्वी, अनिरुद्ध, मेघा, ओहरी, अंकित मिश्रा, हर्ष भारद्वाज, सौरव, तने। सही बच्चे कमेंट करके बताएं बेटा, मजा आ रहा है? सर ऐसे ही पढ़ा हो आप रोज बेटा, उसके लिए फिर 2:30 बजे क्लास करनी पड़ेगी। हाँ, अभी वाला ये बैच फेस टू फेस हो सकता है। एप्लीकेशन लिखो, मैं साइन कर दूंगा। तो इंटरनल ऑडिट का ज्ञान मिल गया ना? कंफ्यूज नहीं रहोगे ना अभी इंटरनल ऑडिट में? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? वो नहीं मिलेगी उसमें। उसमें मिल जाए तो यू आर लकी, बट मैं कहूंगा ज्वाइन मत करना यार। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है? देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंपनी इज एक्वायरिंग समवन एल्स, राइट? तो आपको उसमें फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, इंप्लीकेशंस देखना पड़ता है। तो एनालिसिस जॉब हो जाएगी आपका। देखो माइंडसेट, देखो मैं ये कह रहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक नॉर्मल बच्चे को कभी भी गलती से भी ऐसी प्रोफाइल में नहीं जाना चाहिए। उसका ना कांड हो जाएगा अगर वो चला गया तो, कि वो कर नहीं पाएगा कुछ भी काम। नहीं कर पाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, गालियां सुनोगे, और फिर निकल कर बाहर निकलोगे। स्टैट ऑडिट करो, फाइनेंशियल समझो, उसके बाद चले जाओ आप इस प्रोफाइल में। ठीक है? गुड आफ्टरनून।
नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है जी। अब आप विजुलाइज कीजिएगा मेरे साथ। मैंने कहा SA 610, एस नहीं बुक बंद रखे, SA 610 बोलता है कि एक स्टैट ऑडिटर यूज कर सकता है इंटरनल ऑडिटर के काम को, और अगर उसे सही लगे वो यूज कर सकता है इंटरनल ऑडिटर को। तो आपको समझ आ गई दो बातें हैं। तो मैं जितनी भी बातें आपसे करूंगा वो दोनों पे लगेंगी, ठीक है। मैं जो भी पॉइंट अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा वो दोनों के लिए रेलेवेंट रहेंगे, लेकिन अगर आप बच्चा यूज कर रहे हो तो कुछ एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना होगा। समझ आ रही है बात? अगर आप इंटरनल ऑडिटर को बोरे में डाल के गाड़ी में डाल रहे हो तो किसी का बच्चा किडनैप कर रहे हो आप, तो आपको कुछ एडिशनल बातें भी ध्यान रखनी। ये स्टोरीज याद रखोगे तो बेटा सारे स्टैंडर्ड याद रहेंगे। मजा आ रहा है आप लोगों को? अब आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताइएगा। अभी हम पहले वाली स्टेज पे रुकते हैं जहां पे आप सिर्फ काम यूज करने के बारे में सोच रहे हो। मैं गाड़ी रोक के यहां पे खड़ा हुआ हूं, यहां पे वो बच्चे दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं सर। लाइव वालों आपको दिख रहे हैं? गूगल ड्राइव वाले आपको दिख रहे हैं? बोल के बताओ हाँ जी, ऐसे बोलना है आपने भी। भविष्य में हो आप लेकिन आपको बोलना है, क्योंकि हम फील कर पा रहे हैं ना गूगल ड्राइव वाले को। हाँ फील कर पा रहे हैं सर, उसको बोलो पहले सही से बैठे। लो जी लो। तो अभी ये बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ले आऊं 5 बच्चे यहाँ पे? यहाँ पे 5 बच्चे खड़े हैं। अरे रुक भाई, 6 बजे घर जाना है नहीं जाना है? ले आओ ले आओ। मेरा मेरा तो काम है ये, मैं तो करता रहूंगा। कॉमेडी शो चल रहा है, देखते रहो। अब ये 5 बच्चे आपको यहाँ दिख रहे हैं। आप स्टैट ऑडिटर हो, आपको इनका काम यूज करने का मन है। आप मुझे बताओ, सबसे पहले किताबें बंद रखिएगा, सबसे पहले आप क्या चेक करना चाहेंगे? हैंड रेज करके आप मुझे बताइएगा। हाँ जी बेटा। हाँ जी। सबसे पहले सर मैं देखूंगा इनका इंडिपेंडेंस। क्या ये लोग जो हैं ये कंपनी के इन हाउस इंटरनल ऑडिटर हैं या आउटसोर्स वाले हैं? आउटसोर्स वाले होंगे तो मुझे कंपनी से भी परमिशन अलग से लेनी पड़ेगी, और अगर इन हाउस है तो क्या ये इंडिपेंडेंट है भी? या कब बोलेंगे हम इन हाउस है और इंडिपेंडेंट है? जब ऑर्गेनाइजेशन ने इस फंक्शन को मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को अलग से सेटअप किया हो। आया ना? इसके अंदर के जो रिसोर्सेज हैं, जो हायरिंग हुई है, वो किसने की हो? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। इनको पूरा अधिकार दिया गया हो कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इनको सारे रिपोर्टिंग के अधिकार दिए हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग इंडिपेंडेंट ही, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हो मैनेजमेंट ने, तो उस केस में हो सकता है हम उनका काम यूज। तो आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले हम उनकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, हम उनका इंडिपेंडेंस चेक करेंगे। उसके अलावा बेटा कॉम्पिटेंस, क्या वो लोग कॉम्पिटेंट भी है क्या? नहीं। उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, कंपनी के बिजनेस के हिसाब से उनको नॉलेज है भी या नहीं है? उनकी हायरिंग कैसे हुई है? उनकी ट्रेनिंग कैसे दी गई है? उनको काम पे असाइन कैसे किया गया है? स्टैट ऑडिट का ऐसे 220 कहीं ना कहीं
जो काम ऐसे 220 में स्टैट ऑडिटर के लिए किए जाते हैं, वही काम इंटरनल ऑडिटर के पास भी तो होने चाहिए ना। आया ना, सेम फॉलो, उनको भी तो सुपरवाइज गाइडेंस देने वाला कोई होना चाहिए। तो आप उनका इंडिपेंडेंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, कॉम्पिटेंस देखेंगे, फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स देखेंगे, क्या वो इनकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है या, और बताओ क्या देखोगे? स्कोप। किसने बोला ये पॉइंट? बहुत बढ़िया पॉइंट, स्कोप। क्यों सर? हो सकता है वो सिर्फ ऑपरेशनल काम चेक कर रहे हैं, हो सकता है सिर्फ लीगल काम चेक कर रहे हैं, फाइनेंशियल का कुछ भी चेक। तो मैं उनका स्कोप भी जानना चाहूंगा, ये देखने के लिए क्या इनका कोई काम मेरे लिए रेलेवेंट है भी या। तो अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूं ना, उनका काम यूज कर रहा हूं, या यूज करने से पहले प्लान, यूज करने से पहले आप सोच रहे हो क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या फर्म की पॉलिसी उन्हें सपोर्ट करती है, उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या मेरे लिए रेलेवेंट है भी या। आप ये सारे क्वेश्चंस के जब आंसर अपने आपके पास आ जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप डिसाइड करते हो, हाँ जी इनका काम मेरे लिए, कुछ काम मेरे लिए रेलेवेंट है, या तो वो कर चुके हैं या करने वाले हैं। इनका XYZ काम मैं यूज कर सकता हूं अपने स्टैट ऑडिट के अंदर। आप ऐसा प्लान कर रहे हो, स्कोप के बेस पे आपने डिसाइड किया कितना काम यूज करें, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यस और नो। मान लो जी 2 एरिया पे मेरे को उनका काम समझ आ गया, मैं उनको बोलता हूं कि बेटा जो तुमने काम किया है जरा उसके वर्क पेपर मुझे क्या कर दो, ईमेल कर दो। अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मुझे क्या करो, ईमेल कर दो। सर वर्क पेपर्स तो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल ऑडिटर आपको अपने वर्क पेपर्स क्यों देगा? बेटा वो हमारे जैसा ऑडिटर नहीं है, वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी जिसको इंफॉर्मेशन देने के लिए बोलेगी वो उसे इंफॉर्मेशन दे देगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा, उसके बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। तो कंपनी ने बोल दिया जी इनको अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दे दो। मैं इनकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने लगा कि भाई क्या काम किया है, कितने एरिया कवर किए हैं, क्या इनकी ऑडिट मेथोडोलॉजीज क्या थी इनकी, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, मैनेजमेंट के क्या रिप्लाई है, वो सब पढ़ रहा हूँ। फिर मैं बोलूंगा ठीक है एक काम करो, इस रिपोर्ट का बेस डेटा दो, मतलब वर्क पेपर्स। मैं 2 3 एरिया में इनका काम यूज कर रहा हूँ, परचेज की कंट्रोल टेस्टिंग में उनकी रेफर करने की सोच रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। मैं इंश्योर कर चुका हूँ दे आर इंडिपेंडेंट। आया ना, दे आर कॉम्पिटेंट। तभी मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि चलो मैं इनका काम यूज कर रहा हूँ। तो क्या उन्होंने मेरे को अपने वर्क पेपर दिए, लो जी परचेज के वर्क पेपर, क्या बस लेके रख लूं क्या, या इन वर्क पेपर को वापस से क्या करूं, रिव्यू करूंगा, क्या करूंगा, देखूंगा क्या इन्होंने सैंपलिंग सही की है, या क्या इन्होंने सैंपल्स को सही तरीके से चेक किया है, या क्या इनका कंक्लूजन जो फ्रेम किया इन्होंने, जो भी डिसीजन लिया है वो सही है या। तो बेसिकली मैं इनके काम को री वेरीफाई कर रहा हूं, हाँ या ना। तो क्या मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा? देखो अब आपके खून में है वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड। तो जब भी मैं इनका कोई पेज ओपन करूंगा ना चेक करने के लिए, वहां पे आज की तारीख लिखूंगा और मैंने क्या काम किया उस डॉक्यूमेंटेशन के आखिरी में मेंशन कर दूंगा। समझ में आ रही है? ताकि कोई भी जब बाद में इसे ओपन करे तो उसे पता हो कि स्टैट ऑडिटर ने इसको क्या कर लिया है, रिव्यू कर लिया है। तो हम उनके वर्क पेपर को लेते हैं, रिव्यू करते हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, देखते हैं उन्होंने डिसीजन लिया या सही लिया या नहीं, और उसको संभाल के रख लेते हैं। समझ आया? इस तरह से मैं उनका काम क्या करता हूं बेटा, यूज कर लेता हूं। मैं उनका काम कब नहीं यूज करूंगा आप बताओ? जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, जब उनका स्कोप सही नहीं होगा, जब उनका काम करने का मेथोडोलॉजी सही नहीं होगा, क्वालिटी रिव्यू नहीं हुआ होगा, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होगा। वी कैन राइट सो मेनी पॉइंट्स। आया ना, समझ आया? अब बाकी थ्योरेटिकल कंटेंट हम बुक में देख लेंगे, मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा जा चुका है। समझ आया यहां तक? काम जब आप यूज करते हो, यूज करने से पहले देख लो कि आपके लिए वो काम रेलेवेंट है भी या, तो वो डिपार्टमेंट भी आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं। पहले डिपार्टमेंट को देखो, फिर काम को देखो, और फिर उस काम को यूज मत करो, उस पर भी कुछ काम आप परफॉर्म करो। पहला समझ आया? यस और नो? अब दूसरी सिचुएशन जहां पे हम बच्चा यूज करने की बात कर रहे हैं, अब हम इंटरनल ऑडिटर को यूज करने की बात कर रहे हैं, वो भी किसके लिए, डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे अब इंटरनल ऑडिटर कह रहा है कि भैया मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। यहाँ पे खड़े हो, बच्चे खड़े हैं, आप कौन, इंटरनल। आपने जैसे ही कहा ना मैं स्टैट, वो भैया स्टैट, भैया हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। क्या बनोगे? भैया ले चलो प्लीज, भैया 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 भैया। तो आप कहोगे ठीक है बैठ जाओ, साइड में खड़े हो, पीछे खड़े हो, छत पे चढ़ जाओ। अब वो लटके हुए हैं, साइड में फाइनेंस मैनेजर जा रहा है, उसको उसने थप्पड़ लगा दिया।
कह रहे क्या कर रहे, कह रहे अब इंटरनल नहीं है, अब हम कौन है, अब हम भी पिज्जा खाएंगे, अब रोटी नहीं खाएंगे हम। ठीक है, समझ रहे हो। अब वो हमारे ऑफिस में आ गए, खड़े हैं। मैंने कहा पहले तो बैडमिंटन बाहर रखो तुम, अब तुम्हारा रूप बदल गया है, अब क्या है, भैया खाना बढ़िया मिलेगा ना। मैंने कहा रुक जाओ, तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन तुम अपना ये एटीट्यूड चेंज करो, गरीबी से अमीरी लाओ थोड़ी सी। भैया कपड़े दिलवाओ पहले तो भैया कंपनी के पैसे से। क्या मतलब, क्या अलग करना पड़ेगा, देखो सुनो, नाउ यू आर स्टैट ऑडिटर, यू आर इंडिपेंडेंट। कह रहे भैया वो तो हम पहले भी थे। ना 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 ना, वो इंडिपेंडेंस अलग था, ये इंडिपेंडेंस अब तुम फील करोगे। भैया मतलब अगर कोई खाना ना दे तो हम क्या करें, मार दे साले को। पक्का भैया पक्का, मतलब हमें हर कोई सब कुछ देगा, बिल्कुल देगा, वो भी लेने में ही पागल है, वो खाने में ही पागल है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, क्योंकि अब तुम क्या हो, इंडी। कह रहे पक्का। मैंने कहा हाँ। उसने अजमाने के लिए कोशिश की, बटन दबाया, पियोन आ गया, यस सर। कह रहे भैया हो गए इंडिपेंडेंट। ये पियोन साला बात भी नहीं करता था। मैंने कहा हाँ अब तुम इंडिपेंडेंट हो, अगर तुम्हें कोई धमकाए, कोई डराए। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने आपको आज तक स्टैट ऑडिट सिखाया है, क्या वो इनके ऊपर भी अब एप्लीकेबल होगा। इंडिपेंडेंट, क्वालिटी रिव्यू, सुपरविजन, गाइडेंस, ऐसे 220 सारा, मतलब अब ये काइंड ऑफ आपकी टीम का। लेकिन इनको गाड़ी में बिठाने से पहले इनके माँ बाप से पूछ लेना, एग्रीमेंट अलग से साइन कर लेना कि भैया हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कहेंगे ले जाओ सालों को, कोई दिक्कत नहीं है, महीने के 10,000 दे देना बस इनके, जो करना है करो। पता है आपको लोन स्टाफ सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना। आप बेटा आर्टिकलशिप में ना कभी भी गलती से ही मत फंस जाना। कुछ बड़ी बड़ी सीए फर्म है, वो बोलती है आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको आर्टिकलशिप दे रहे हैं, आप भाग कर जाओगे, वो कहेंगे हम आपको 15,000 स्टाइफंड देंगे। आप क्या बात है, आज 3 की कटिंग चाय नहीं पीऊंगा, मैं फुल पीऊंगा। वो बेटा फिर कहेंगे कल से आप है ना एचसीएल चले जाना, एचसीएल, और वहीं जाना बस 3 साल तक। उन्होंने पता है क्या किया, आपको बेच दिया। अब 3 साल आप काम कर रहे हो किसके लिए, आपको लगेगा आप ऑडिट कर रहे हो, नहीं आप वहां के एम्प्लॉय बन चुके हो। यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 15,000 महीने का, वो आपका ले रहे होंगे 40,000 रुपए महीने का। तो ये गंदी प्रैक्टिस चल रही है आर्टिकल्स के साथ, प्लीज इससे बच के रहना। मैं साथ साथ आपको, लोन स्टाफ में कभी भी मत, और ये लीगल है, आईसीआई इसे अलाउ करता है। आईसीआई कहता है बच्चा काम सीख रहा है ना, कहीं भी सीखे, आया ना, भाई काम तो सीख ही रहे हो ना एचसीएल में भी जाके। और सोचो 3 साल वो तुमसे पेरोल ही प्रोसेस करवा रहे हैं, तुम गए थे सोच के कि मैं पेरोल चेक करूंगा, कोई आके तुमसे पेरोल चेक करवा रहा है। मतलब तुम वहां पे क्या हो, ऑडिटर, कोई दूसरा आएगा, वो कौन होगा, ऑडिटर। वो कहेगा ला भाई पेरोल दिखा, आप साले देखने तो मैं आया था, आप बना रहे हो क्या पेरोल। तो ऐसा ना बड़ा कटता है, बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं इस जंजाल में, लोन स्टाफिंग बोलते हैं। इंटरव्यूअर से साफ साफ पूछ लेना, हालांकि वो थोड़ा आइडिया देते हैं, उनको भी पता है भैया पहले बता दो, आज का बच्चा बहुत समझदार है, बाद में गालियां देगा। तो पहले ही बता देते हैं भैया आप उस क्लाइंट पे 3 साल काम कर लोगे या 1.5 साल कर लोगे, 1.5 साल फिर हम आपको कुछ और देंगे। तो आपने गलती से भी लोन स्टाफिंग में, लेकिन अपन ने तो इंटरनल ऑडिटर उठा लिए, गाड़ी पे लटके हुए हैं, तो उनके माँ बाप से एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि भैया ये अब हमारे हैं, अगले कुछ महीनों के लिए हम इनका पैसा दे देंगे आपको। अच्छा एक बात बताओ, ये चिड़ी बल्ले खेलने वाले बच्चे बैडमिंटन, इनको आप क्या दोगे। ये खड़े हैं यहाँ पे मासूम चेहरा लेके कि आज तो स्टैट ऑडिट करेंगे, मैं इनको बोल दूं मटेरियलिटी निकाल लो, रोमम निकाल लो, रोमम। ये कहेगा मम्मम, ये कौन सा मम्मम, क्या दे इनको। अब इनकी शक्लें देख रहा हूं मैं, इनको क्या दोगे, इनको वाउचिंग देना सिर्फ, कि बेटा 2 पेपर ले ले, इधर 5 है, इधर 5 है, ओके। समझ आ रहा है, वाउचिंग दे दो, खर्चे वर्चे चेक करवा लो। एक सबसे गंदा काम जो जहां पे हम इनको पेल सकते हैं, बताओ कौन सा, कौन सा, फिजिकल वेरिफिकेशन, कौन सा, भेज दो सालों को 31 मार्च को, जा बेटा तू जाके मारुति की गाड़ियां काउंट कर। तो इन सब बच्चों को वहां यूज करेंगे हम, जो लेबर वाले जितने भी काम होते हैं ना, जहां दिमाग यूज, इनको भी तो फील आ रहा है कौन सा, स्टैट ऑडिट। लेकिन ये स्टैट ऑडिट नाम के हैं, लेकिन एक्चुअल में तो स्टैट ऑडिट ही है, बट काम मतलब जजमेंटल काम मत दे देना। और ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना कि आपने 10 लोग बिठा लिए अपने साथ गाड़ी में, आप लोग खुखार लोग, याद है वो यहाँ खड़े थे जो, वो बैठे हैं, एक को कह रहे बेटा
चाय ले जा। वो बच्ची चाय लेके आ रही है, भैया चाय, अरे वो स्टैट ऑडिटर है भाई, मिसयूज नहीं करना है। ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टैट ऑडिटर की, इंटरनल की। वो इंटरनल को ही बोल रहा है जा बेटा प्लांट हेड से जाके मीटिंग करके आ, वॉक थ्रू करके आ, फटाफट से जा, आप जाओ उधर। आप जाओ भाई, खुद भी कर लेना है कुछ काम, पता चले सारा उन्हीं को दे दिया ऐसा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टैट ऑडिटर की। पता चले आपने 10 बच्चे तो बिठा लिए, लेकिन वही सब काम कर रहे हैं, भैया नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सारा काम आपको करना है। उन्हें सिर्फ आप नॉन जजमेंटल एरिया में यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना, समझ आया? और एग्रीमेंट तो करना ही है, मतलब पीछे वाले सारे पॉइंट जो काम यूज करते टाइम देखे थे, इंडिपेंडेंस, फर्म की पॉलिसी, वो तो अभी भी देखने हैं, बट नॉन जजमेंटल एरिया में आपको उनका इस्तेमाल करना है। उसके अलावा स्टैंडर्ड समझ आया बेटा? हाँ जी, हाँ अब हो गया। आपका तो मन ही नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड खत्म करने का। ये मेरे को 3 बार बोल चुका सर, क्यों हो गया खत्म, क्या चला है, मतलब बच्चे लेके आए यहाँ पे। लो जी, आराम आराम से चलेंगे, स्क्रीन लेके आइएगा प्लीज। खुशखबरी है, यहाँ पे आईसीआई ने बहुत सारा सिलेबस यहाँ से रिमूव कर दिया है। पहले हमारे यहाँ पे लीगल प्रोविजन आ रहे थे कि इंटरनल ऑडिट किन किन कंपनियों को करवाना पड़ता है, तो लिमिट बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ पे, वो सब हट गए आपके सिलेबस से। लो जी देखिएगा। वेज इन विच, एक और स्टोरी बताऊं आपको। मेरे एक दोस्त हैं अमित मित्तल, क्या नाम है उनका, वो चरखी दादरी से हैं। देखो आज मेरे को क्लास खत्म करने का डर नहीं है ना, तो पीछे की कई क्लास की स्टोरी आज एक साथ बता रहा हूं। मेरे एक दोस्त है अमित मित्तल, बता दियो तो मेरे को रोक देना, बता दे, हो सकता है कभी बता दियो मैंने। अमित मित्तल आज भी है, दोस्त है मेरा। उसको ना बड़ा बेचैन था वो कि मेरे को भी काम करना है भाई तेरी तरह, जितना तू काम करता है। हम लोग उसमें साथ थे, आईटी ओटी होती है ना जो आपकी, हम वहां मिले थे। तो मैं कोठारी में था, अच्छी फर्म में था तो काम अच्छा करता था, वो नॉर्मल फर्म में था तो हमेशा जलता था, यार तू तो बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, मेरे को भी किसी दिन करवा दे भाई, कोई काम थोड़ा बहुत सिखा दे। मैंने कहा ठीक है भाई बता देंगे, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले तू। तो मेरा एक क्लाइंट था, लुधियाना था, देहरादून था, मैं जगह मेरे को भूल गया हूँ एक्चुअली, मैं पंजाब की कोई एक लोकेशन थी, मुझे वहां जाना था। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैं ऑलरेडी ट्रेवल कर करके थोड़ा थका हुआ तो था, आया ना। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार थी, वो छोड़ के जाती थी, मेरे को नहीं ढूंढनी पड़ती थी, उसमें भी टाइम लगता था। तो मेरे को बेसिकली दिल्ली रहना था कुछ दिन, सुनिएगा ध्यान से, मेरे को कुछ दिन कहाँ रहना था, और मुझे पंजाब जाना था ऑडिट करने के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन। अब फिजिकल वेरिफिकेशन, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस था फिजिकल का। मैंने अमित को फोन मिलाया, मैंने कहा अमित, जिंदल्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा? फरीदाबाद वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में, उसी की यूनिट थी एक वहां पे। बोला भाई प्लीज 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 मेरे को ले चल साथ। मैंने कहा साथ नहीं, तो अकेला जाएगा। बोले यार कैसे? मैंने कहा तू सीए कपिल गोयल है। एक्चुअली में ये हमने रियल में क्या है, मैं किसी दिन अमित को बुला के पूछवा दूंगा। कह रहा भाई क्या बात कर रहा है, फंस गया तो तू? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तेरे को काम करना है? बोला भाई करना है, मेरे को पक्का सीखना है यार। मैंने कहा ठीक है। देखो उस बेचारे की फर्म में कुछ था ही नहीं, कोई लेबर वाला काम करने के लिए। बोला होटल में रुकने को मिलेगा? मैंने कहा पूरा पूरा सब मिलेगा, जो खाना मांगेगा सब मिलेगा। कह रहा मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा देख तेरा नाम सीए कपिल गोयल है, तेरी फर्म एसएस कोठारी है, तेरा ये मैनेजर है, तेरी सारी कॉल मेरे पे, मतलब मैंने कहा तू जा, क्लाइंट मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आज तक वहां पे नहीं गया हूँ भाई। वो बंदा चला गया, 4 दिन का ट्रिप था ये। 4 दिन उसने हमारा एक एक ऑडिट किया, कौन बन के? कपिल गोयल। उन्होंने भी ऑडिट बढ़िया तरीके से करवाया, मैंने उसको गाइड तो कर ही दिया था। और मजे की बात वो सीए था, वो आर्टिकल मतलब मुझसे सीनियर था। तो होता है ना आईटी ओटीटी में, जरूरी थोड़ी ना आप सब सेम ग्रुप के हो, तो मुझसे 6 महीने सीनियर था, वो सीए बन गया था।
तो वो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था और वो वहां पे काम कर रहा है। फटाफट दिल्ली आया 4 महीने के बाद, मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिए, ठीक है, और मैंने ऑडिट में रिपोर्ट बना के क्लोज कर दिया। सब सेट है, वो भी सीख के चला गया, वो भी खुश, मैं भी खुश, किसी को कुछ नहीं पता चला। दिक्कत क्या हुई? 4 महीने बाद मैं रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा हूं बोर्ड मीटिंग के अंदर, और वहां पे गलती से इस बार लुधियाना के फाइनेंस हेड आए हुए हैं, और मैं वहां प्रेजेंट कर रहा हूं, हाय गुड इवनिंग जेंटलमैन, आई एम सीए, नहीं, आई एम कपिल गोयल फ्रॉम एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी, हियर इज आवर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। वो बंदा देख रहा हो, वो अजीब तरीके से देख रहा था मुझे। मेरे को देखो, जब ये मीटिंग होती है ना, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, सब लोग कॉफी पी रहे होते हैं, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि मीटिंग से पहले ना हम इसकी समरी सबको भेज चुके होते हैं, तो सब पहले ही देख चुके होते हैं। तो मीटिंग अब फॉर्मेलिटी है, लो की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इधर हूँ, सब अपने मोबाइल में और सब अपना बिजी है, लेकिन एक बंदा मुझे ऐसे देख रहा है, मैं हैरान हूं यार, पहली बार कोई सुन रहा है। रीजन क्या है? मैंने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, मीटिंग खत्म हो गई, वो मेरे को बुलाता है, ओ भाई इधर आ। इसी तरीके से मैं समझ में कहा पता नहीं है डायरेक्टर है कौन है, समझ नहीं आ रहा। वो फाइनेंस हेड था सिर्फ। बोले बोले तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा सर कपिल गोयल। बोले फिर हमारे वहां कौन आया था? वो कपिल गोयल ये नंबर किसका है? मैंने कहा सर ये हमारी फर्म में एक और कपिल गोयल है, ये वो थे। भाई साहब तुक्का लगाया और लग गया। कह रहा अच्छा, तभी कंफ्यूज बैठा हूं सुबह से कि तुम कपिल गोयल हो तो वो को। मैंने कहा सर वो भी कपिल गोयल है। भाई साहब अगर उस टाइम मेरा दिमाग काम ना करता तो मुझे वहां के 8वें फ्लोर से नीचे फेंक देते लोग कि साले सबसे बड़ा फ्रॉड तो तू ही है, तू क्या फ्रॉड पता नहीं इंस्टेंट निकला। मैंने कहा सर वो भी कपिल गोयल है। बच गया भाई मैं। वो कह रहा ओके ओके एंजॉय। चलो जी, लो जी। तो किससे तो बहुत है यार, सुनाने के लिए समय नहीं मिल पाता बस। अरे बस आगे मैं तो वैसे वेज, अरे भाई मैं तो जनरल बात बोल रहा था। ways in which external auditor can use the internal audit function। देखिएगा, ways in which external auditor can use the internal audit function, ठीक है, और may make use of function for the following purpose। देखिएगा आराम से, अब आपको पता है ना, बच्चे दिमाग में है ना, उनको दो तरह से यूज किया जा सकता है। देखिए, the external auditor may make use of function for the purpose of the audit in one or more of the following ways। नंबर 1 क्या था बेटा? क्यों? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो दैट इज रेलेवेंट टू एक्सटर्नल ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रोमम। बेटा रोमम में कैसे रेलेवेंट होती है? क्योंकि रोमम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आईआर और सीआर, और कहीं ना कहीं वो लोग कंट्रोल चेक कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो रोमम में हेल्प मिल जाती है। आप उनका काम तभी यूज करोगे या उनको तभी यूज करोगे जब आपको लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का कंटेंट है, तो इंडिया में अलाउ करता है तो यूज कर लो, इंडिया की लॉ अलाउ नहीं करता तो यूज मत करना। जैसे यूएस के लॉ अलाउ करते हैं, ठीक है, देखो जी, इंडिया में काम हम यूज करते हैं, बंदे अभी यूज नहीं किया आज तक। देखिएगा, तो ये कह रहा है बस लॉ अलाउ करता है तो यूज करो। अनलेस प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय law regulation, external auditor may decide to use work performed by internal audit function। Unless prohibited or restricted by law regulation, external auditor may use internal auditor to perform audit procedure under direction, supervision and review of external auditor। और इसको आप क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्ट सेवा ही हमारी। लो जी, एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट। भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑडिट के लिए? अरे सारी बातें छोड़ो, यहां से पढ़ो पहले। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया ना? दो जगह यूज हो सकता है। पार्ट वन क्या है? व्हेन एक्सटर्नल ऑडिटर यूज द इंटरनल ऑडिटर, जब उसका काम यूज करेंगे तो आप किन चीजों का ध्यान रखोगे? देखो यहां पे सारे पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट असिस्टेंस में भी सारे पॉइंट क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे। तो अगर आप बुक देखेंगे तो यहां पे आपको मल्टीपल कंटेंट मिलेगा,
लेकिन जैसे ही आपका पार्ट बी स्टार्ट होगा, जहां पे आप फंक्शन को यूज कर रहे हो, वहां पे कंटेंट नहीं है, क्योंकि कॉमन कंटेंट है। ठीक है बेटा, सिर्फ जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो दिखाए हमने आगे, लीजिएगा। व्हेन एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब स्टार्ट ऑडिटर यूज द इंटरनल ऑडिटर वर्क, अभी सिर्फ काम की बात हो रही है, तो स्टेप वन पे आप क्या करोगे? सर सबसे पहले हम उस फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे, क्या वो फंक्शन सही भी है या नहीं। देखो जी, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether the work of internal audit function can be used for the purpose of audit by evaluating the following। कह रहे उसका काम यूज करने से पहले तीन बातें देख लेना। तीन बातें कौन कौन सी है? द एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, organizational status and relevant procedure and policies support objectivity of internal auditor। ये देखो कि कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसकी पॉलिसी प्रोसीजर्स कंपनी की क्या उनकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती है या नहीं। समझ आई? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरा, द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड वेदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाई ए सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। तो उन बच्चों से पूछो पहले इंडिपेंडेंस के बारे में, कॉम्पिटेंस के बारे में, उनका ऑडिट करने के तरीके के बारे में, क्या उन्होंने क्वालिटी फॉलो किया, क्या उन्होंने प्लानिंग की, डॉक्यूमेंटेशन किया या नहीं किया। तो 3 पॉइंट मेरे साथ रिपीट करना। उनका काम यूज करने से पहले, देखो मैं सिर्फ काम बोल रहा हूं, लेकिन 3 पॉइंट आप तब भी चेक करोगे जब आप उनको डायरेक्टली यूज करोगे, मतलब डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए सेम ही रहेंगे ना पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा कॉम्पिटेंस। तीसरा सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। समझ आया? तो पहला मतलब आप इवेल्युएट करो किसको? इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। अगर आपका फंक्शन सही है तो फिर आप सोचना कि इनका काम यूज करना है या, पहले देख लो क्या ये कॉम्पिटेंट है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये सही तरीके से काम करते हैं। अगर आपका आंसर आता है यस 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 यस, देन यू कैन थिंक फॉर यूजिंग द वर्क और मे बी फॉर द डायरेक्ट असिस्टेंस। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अगर सब कुछ सही नजर आता है आपको, तो भैया हम इनका काम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? स्टेप 2। अब आप डिटरमाइन करो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। कौन सा काम यूज कर सकते हैं भाई? उन्होंने तो बहुत काम किया होगा ना। आपने पहले फंक्शन को इवैल्यूएट कर लिया, इंडिपेंडेंट भी है, कॉम्पिटेंट भी है, डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो किया है। अब आप दूसरे पॉइंट पे देखो कि इनका कौन सा काम यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। मेरा जो हैंड रिटन चार्ट है ना, उसमें बकायदा मैंने हिंदी में लिखा है क्या यूज करना है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है। इंग्लिश में भी लिखा है ताकि हर किसी को समझ आए। लो जी, एज ए बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग एरिया एंड एक्सटेंट to which work of internal audit function can be used, external auditor shall consider। क्या कंसिडर करोगे? आप ही लोगों ने बताया था नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क। बेटा एक कीवर्ड है, ध्यान रखना। that has been performed or is planned to be performed, या तो ऑलरेडी कर चुके होंगे या करने वाले हैं, by the internal audit function and its relevance to the external audits overall audit strategy and audit plan। तो आप दूसरे नंबर पे देखोगे, आपने कॉम्पिटेंस देख लिया, इंडिपेंडेंस देख लिया। अब देखो कि भाई उनका एरिया एंड एक्सटेंट कौन सा है, उनका स्कोप ऑफ वर्क कौन सा है, और क्या वो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा है कि आप कहाँ कहाँ पे उनके काम को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर इंक्लूड दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ना मिक्स करके लिख रहा है ये कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। नंबर 1, टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। करते हैं वो, कह रहे आप उनको यूज कर सकते हो। ये दोनों के मिक्स पॉइंट है बेटा, काम के भी और डायरेक्ट असिस्टेंस के भी। आप उनको यूज कर सकते हो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को चेक करने में, जहां पे क्या इन्वॉल्व हो? लिमिटेड जजमेंट, जजमेंट लिमिटेड होनी चाहिए। तीसरा, आप उनको फिजिकल वेरिफिकेशन पे करवा सकते हो, ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री काउंट। आप उनसे ट्रेस करवा सकते हो ट्रांजेक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ट्रेस मतलब मैच करवाना। और आप उनसे लो एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस भी चेक करवा सकते हो। लो एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस चेक करने में दिमाग नहीं लगाना होता, सिर्फ लाइसेंसेस देखने होते हैं और उनकी ड्यू डेट पे देखना होता है वो रिन्यू हुआ या
नहीं हुआ। तो ये सारे काम कैसे थे बेटा? क्लैरिकल काम थे। सारे काम कैसे थे? क्लैरिकल काम थे। तो ये एग्जाम्पल थे जहां पे इंटरनल ऑडिटर को आप यूज कर सकते हो, चाहे एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस या उसका काम। क्लियर बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद स्टेप 3 देखिए। ये रहा स्टेप 3। ये फ्लो मैं चेंज करूंगा किताब में, अगली बार जब प्रिंट होगी किताब तो ये पूरा चेंज करूंगा, क्योंकि फालतू की चीजें मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। पहले फ्लो में चल लेते हैं। पहले क्या डिटरमाइन करोगे आप? फंक्शन, कि फंक्शन इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है, क्या सही तरीके से काम कर रहा है? हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरे पे, इनका काम क्या है, क्या वो काम मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है? फिर आपने एग्जाम्पल दे दिए कि क्या क्या काम में आप यूज कर सकते हो। तीसरा, नाउ फाइनली आई एम डिसाइडिंग कि भाई इनका काम जो है, स्कोप जो है, वो मेरे लिए रेलेवेंट है, और मैं इसको फिजिकल वेरिफिकेशन में या टीओसी में इसका काम यूज करने वाला हूं, इसका काम यूज करने वाला हूं। देखिएगा स्टेप 3, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ उसका काम लेके रख लू क्या, या उस पर रीपरफॉर्म करूं, उसकी रिपोर्ट को रीड करूं? देखिएगा, इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान टू यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एक्सटर्नल ऑडिटर शेल नंबर 1 डिस्कस, आप इंटरनल ऑडिटर से डिस्कस करो, उसे बताओ, डिस्कस प्लान यूज ऑफ द वर्क विद द फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरनल ऑडिट फंक्शन या डिपार्टमेंट, एज ए बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटी। मैं बच्चों को गेट पे बता दूंगा, वो खेल रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ बेटा तुम्हारा काम यूज करूंगा मैं, तुम अच्छे होनहार बच्चे हो, तुम्हारा टीओसी जो भी होगा सब मैं यूज करूंगा। वो बोलेंगे भैया वो तो हम 2 महीने बाद करेंगे। तो ठीक है, बता रहा हूँ ना यूज करूंगा, तो पहले करो। समझ आ रही है बात? तो कोऑर्डिनेशन, या तो उन्होंने कर लिया होगा या वो हमारे हिसाब से परफॉर्म कर लेंगे। आगे कह रहा है डिस्कस कर लो उनसे प्लानिंग, रीड द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सिर्फ रीड करें, relating to the work of the function that external auditor plan to use to obtain an understanding of nature and extent of audit procedure is performed and the related finding। उनकी रिपोर्ट रीड करो, देखो क्या क्या फाइंडिंग्स थी, क्या क्या प्रोसीजर उन्होंने लगाए। क्या उनका काम लेके रख लूं? नहीं सर, मैंने बताया था ना हम रीपरफॉर्म करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? परफॉर्म सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ऑन द बॉडी ऑफ द वर्क, जो उनकी बॉडी है, जो उनका पेपर है, ऑन द बॉडी ऑफ द वर्क एज ए होल that external auditor plan to use to determine its adequacy for the purpose of audit। बेटा बात समझ आती है? 3 बातें मैंने आपको बताई अभी तक। स्टेप नंबर 1 कि वी आर डिटरमाइनिंग द फंक्शन, क्या वो इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है, सही तरीके से काम किया है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं कि कितना काम किया है, उसका कौन सा काम किया है, क्या मेरे लिए रिलेवेंट है, स्कोप की बात की। फाइनली तीसरे स्टेप पे मैं उसका काम यूज कर रहा हूं। तो यूज करते टाइम भी क्या कहता है? आप उससे डिस्कस कर लो आपका प्लान यूज, उसके रिपोर्ट्स को रीड करो, एग्जीक्यूशन हो गया ना कहीं, और उसके वर्क पेपर पे आप भी कुछ ना कुछ काम, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो। यहां तक समझ आया? ये थे हमारे काम को यूज करने के पॉइंट। किसके थे बेटा? काम को यूज करने के पॉइंट। अब आगे मैं पहले मेन मेन पार्ट करवा देता हूँ। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, स्टेप ए, स्टेप 2, स्टेप 3 जो थे वो काम को यूज करने के मेन पॉइंट हो गए। ठीक है, आप ऐसा करना बेटा, चार्ट मैंडेटरी है इतने बड़े स्टैंडर्ड के बनाने। आप घर पे जाना, टेबल बना लेना बेटा जी। ठीक है, मेरे चार्ट को रेफर कर लेना जो मैंने बना रखा है। यहां लिख लेना वर्क। ठीक है, इसके 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, 2 और 3, उनके पॉइंट 3 3 पॉइंट। तो ऐसे कंपैरिजन भी हो जाएगा आपके पास। टेलीग्राम से मेरा चार्ट रेफर करते हुए आप बना सकते हो, बना लेना, बहुत लंबा स्टैंडर्ड है, बाद में आपको दिक्कत आएगी। हाँ, लो जी बेटा अभी बंद कर दे, अभी इधर देख ले। पार्ट बी, व्हेन एक्सटर्नल ऑडिटर यूज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर रहा है क्या? इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, मतलब डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। देखिए, तो सबसे पहले तो लो एंड रेगुलेशन अलाउ करे, आया ना determine whether in which areas and to what extent auditor can be used to provide direct assistance। देखो स्टेप 1 2 3 जो ऊपर पढ़कर आए हो वही सेम स्टेप रहेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या कह रहा है? डिटरमाइन करो इन एरियाज में कितना यूज किया जा सकता है ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए। सबसे पहले यही देखोगे
The external auditor may be prohibited by law or regulation from obtaining direct assistance from internal auditor. तो ऐसे केस में भी गाड़ी में बिठाओगे क्या? नहीं, नहीं. If using internal auditor to provide direct assistance is not prohibited by law or regulation, external auditor plan to use internal auditor to provide direct assistance, the external auditor shall evaluate. Same point बेटा जो पहले आए थे, existence and significant to the threat to objectivity, level of competence. ठीक है सर, यहाँ पे वो तीसरा पॉइंट क्यों नहीं आया? क्या था तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या था बताओ? प्लानिंग का है, डिसिप्लिन अप्रोच, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन. बताओ क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे अब उसका काम यूज हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसने कैसे काम किया मेरे लिए रेलेवेंट, अब वो हमारे, तो इसलिए सिर्फ इंडिपेंडेंस और कॉम्पिटेंस का पॉइंट आया, डिसिप्लिन अप्रोच का पॉइंट नहीं आया. क्लियर बेटा? तो टेबल बनाओगे ना, टेबल बनाओगे, मेन स्टेप तो सेम रहेंगे, बस एक जगह वर्क आ जाएगा, एक जगह डायरेक्ट असिस्टेंस आ जाएगा हेडिंग में, लेकिन पॉइंट में पहले वाले बॉक्स में 3 पॉइंट आएंगे, डायरेक्ट असिस्टेंस में कितने आएंगे? तो आपको पता रहेगा तीसरा क्यों नहीं आया. क्यों नहीं आया समझ आया ना बेटा? क्योंकि मैं उसका काम यूज, तो उसने क्या डिसिप्लिन अप्रोच लगाई मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है. आया ना? तो पहला पॉइंट हो गया. ठीक है, तो यही पॉइंट है. द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इफ, कब? जब थ्रेट ऑब्जेक्टिविटी पे या फिर इंटरनल ऑडिटर लैक सफिशिएंट कॉम्पिटेंस. तो बेटा काट दो इस पॉइंट को. क्या इसको रिमूव कर सकते हैं? क्या कह रहे डायरेक्ट असिस्टेंस में कब यूज मत करना? जब वो कॉम्पिटेंट ना हो और इंडिपेंडेंट ना हो. ये बात बताने की है, तो इसको काट लो बेटा, जजमेंटल बात है. ये ऊपर आएगी, मैं दोबारा कटवा दूंगा. अगर कोई बच्चा ये चीज पढ़कर जा रहा है तो पेपर में अपने आप ही बता देगा ना पोजिट क्या होगा. चलो जी. ये क्वेश्चन भी कॉमन है. पहले ये देखो, ये इसका मेन पार्ट है. Prior to using internal auditor to provide direct assistance for purpose of audit, the external auditor shall perform. कह रहा है prior to using. आपने इंडिपेंडेंस देख ली, कॉम्पिटेंस देख ली, लेकिन उसका काम उसको यूज करने से पहले 2 काम कर लेना. नंबर 1, obtain written agreement from then authorized representative of an entity that internal auditor will be allowed to follow external auditor instruction. An entity will not intervene in the work of internal auditor performed for him. भाई अभी तक ये आपके लिए काम कर रहा है मैनेजमेंट, तो आप इसको अपने हिसाब से बोलते हो, बैठ जा, खड़ा हो जा, चला जा, लेकिन अब ये हमारे लिए काम कर रहा है. आप इसके काम में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे, इंटरवेन नहीं करेंगे. ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर. एक तो मैनेजमेंट से ले लिया, एक उनसे भी ले लो, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि हमारा डेटा कहीं इधर उधर लीक नहीं होना चाहिए. that they will keep confidential specific matter as instructed by external auditor and inform the external auditor of any threat to their ऑब्जेक्टिविटी. पता चले वो घर जाके बता रहे हैं, मम्मी मम्मी आज ना मैं स्टैट ऑडिटर बन गया, आज मैंने कंपनी की, देखो ये सारी चीजें बता सकता है क्या वो? तो एक एग्रीमेंट उनसे भी ले लो कि उनको मैटर क्या रखने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंशियल. समझ आए बेटा? क्या? क्यों? अरे वो किसी और से करवाएंगे. भाई इंटरनल ऑडिटर मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए कब मिलेगा? जब वो वेला होगा. ऐसे थोड़ी ना. तो अच्छा है, स्टैट ऑडिटर को भी पता चलनी चाहिए. नहीं, स्टैट ऑडिटर को तो मान के चलते हैं ना, सब बताते हैं, कंपनी सब हम तो सब बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं बेटा. स्टैट ऑडिटर की पावर लोग, आप लोगों को पता है, लो पढ़कर आए हो. स्टैट ऑडिटर के पास इतनी पावर है, वो किसी भी मीटिंग में बैठ सकता है, किसी भी मीटिंग के रिपोर्ट्स देख सकता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकता है. एजीएम एजीएम तो चल नॉर्मल बात होगी, वो तो शेयर होल्डर मीटिंग. उसके अलावा भी स्टैट ऑडिटर से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते. अगर आप छुपा रहे हो तो आप गलत काम कर रहे हो. बड़ी सिंपल सी बात है. अब हम करेंगे जनरल बातें. मेन बातें खत्म बेटा, मेन बातें खत्म. देखो डायरेक्ट असिस्टेंस में सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए कि एग्रीमेंट ले लेना. किससे? एक मैनेजमेंट से और एक ऑडिटर से. अब देखिएगा, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट. डायरेक्ट असिस्टेंस किन किन एरिया में नहीं लोगे? ये भी बेटा जीके वाला क्वेश्चन है. आप बता सकते हो कहां कहां नहीं लोगे? सर जहां रिस्क ज्यादा है, जहां जजमेंट ज्यादा है. लो जी पढ़ो. इन्वॉल्विंग मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन दी ऑडिट. आया ना?
The work relate to higher assessed risk of material misstatement where judgment required in performing relevant audit procedure or evaluating audit evidence gather is more than limited. ठीक है जी. तीसरा, the work relate to work with which internal auditor have been involved and which has already been or will be reported to management of those charged with governance by internal audit function. इसको बेटर तरीके से समझने के लिए लिखो सेल्फ रिव्यू थ्रेट. कुछ बच्चों को पढ़ते ही समझ आ गया होगा, आई एम श्योर. आ गया ना भाई? ऐसे काम में मत इन्वॉल्व करना उसको जो उसी ने ही करवाया है. आया ना? तो ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया ना उसका. रिलेट टू डिसीजंस external auditor make in accordance with essays regarding the internal audit function and the use of its work or direct assistance. पॉइंट समझ आया? उस काम में भी मत इन्वॉल्व करना जहां पे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि इंटरनल ऑडिटर का कौन सा काम यूज करें, कहां कहां पे इस्तेमाल करें. वो भी पता चले वही डिसाइड कर रहा है आपके साथ बैठ के. नहीं भैया, ये आपका डिसीजन है कि उससे क्या काम. पता चले मैं इंटरनल ऑडिटर को भी साथ में बिठा रहा हूं, अच्छा भैया मिलके डिसाइड करते हैं आप क्या करोगे. ऐसा होगा क्या? हम बताएंगे इन बच्चों को क्या करना है. तो ये 4 पॉइंट क्या थे, कहां पे आप इन बच्चों को यूज नहीं करोगे. रोमम, जजमेंट, उन्हीं को यूज करने की डिसीजन मेकिंग, और उसके अलावा सेल्फ रिव्यू थ्रेट. अब जनरल पॉइंट देख लो. अब आपने रिमूव करने पॉइंट्स, ठीक है. क्या ये सेम है? सर्कमस्टांसेस व्हेन वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड. कब कब काम यूज नहीं करोगे? सेम है. रिमूव कर दूं मैं? The function's organizational status and relevant policy and procedure do not adequately support the objectivity. The function lacks sufficient competence. ठीक है जी. तो बेसिकली इसका आंसर ना आप खुद से फ्रेम करेंगे. हमने पहला क्वेश्चन फ्रेम किया था कि आप इंटरनल ऑडिटर फंक्शन कब यूज करोगे. तब आपका क्वेश्चन क्या था? इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच. कब नहीं फॉलो करोगे? इन तीनों पॉइंट का अपोजिट. तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा? कवर्ड हो गया. तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. ठीक है. अरे भाई, और समरी बनानी है तो सिंपल यहीं पे एक लाइन लिख दो ना. यहीं पे एक लाइन लिख दो नीचे समरी में, इफ ऑल दीज एक्टिविटी आर नॉट प्रेजेंट विल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. लो जी बेटा. circumstances in which external auditor shall plan to use less of the work of internal audit function and perform more of the work directly. बेटा अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़कर आए हो, वो क्या था? circumstances where you will not use internal auditor in direct assistance. ये क्या है? कहां कहां पे आप उसका काम यूज नहीं करोगे. वो क्या था? कहां कहां पर आप इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं करोगे. तो आप ना इसकी समरी कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना. किस में बनाओगे? कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना. एक भाई किन किन सिचुएशन में काम यूज नहीं करोगे, किन किन सिचुएशन में उसको यूज नहीं करोगे. ऐसा क्यों करें सर हम? बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एग्जांपल वेयर यू शुड नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. पता चले वहां पे आप लिख रहे हो एग्जांपल्स कौन से, जहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते. दो कॉमन पॉइंट रहेंगे, रोमम और जजमेंट. वहां पे मैं उनका काम भी यूज नहीं करूंगा, उनको भी यूज नहीं करूंगा. लो जी. The external auditor shall plan to use less of the work of the function and perform more of the work directly if, number one, the more judgment is involved in planning and performing relevant audit procedure and evaluating audit evidence. जहां पे क्या इन्वॉल्व हो? जजमेंट. वो काम अब उससे मत करवाना. दूसरा क्या था? The higher the SS dromum at the assertion level with special consideration given to the risk of identify as a significant risk. याद है चैप्टर 3 में पढ़कर आए थे, एरिया वेयर ऑडिटर रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिट कंसिडरेशन. तो इस तरह के एरियाज में जहां रिस्क ज्यादा हो वहां पे भी उसको यूज मत, उसके काम को यूज मत करना. तीसरा, द लेस इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऊपर वाले कॉमन पॉइंट दोबारा से, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर एडिक्वेटली सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. अगर वो द लेस, अगर उनका इंडिपेंडेंस सपोर्ट ना करता ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी प्रोसीजर, तब भी यूज. और अगला कौन सा आ गया? कॉम्पिटेंस. तो इनके आंसर आप खुद से बना सकते हैं. जजमेंट, रोमम, इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच. अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मैं उसका काम यूज नहीं करूंगा. ठीक है बेटा, कॉमन ही है सब कुछ.
अरे यार, ये कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट मैं लास्ट में उसमें डायरेक्ट असिस्टेंस में भी डाल सकता हूं क्या? बताओ, क्या कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट में डायरेक्ट आखिरी में भी डाल सकता हूँ? वेयर वी शुड नॉट यूज दी इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस, बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ, वो नहीं जाएगा। सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे आप काम यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है बेटा। खत्म। लो जी, खत्म भाई, खत्म, मेन पोर्शन खत्म। कहता है डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। यदि आप उसका काम यूज कर रहे हो या उसे यूज कर रहे हो, तो क्या आपके उसके साथ डिस्कस करना चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए? बिल्कुल जी। कब काम करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, गाइडेंस। लो जी, लास्ट क्वेश्चन। In discussing the planned use of the work as a basis of coordination respective activity, it may be useful to address the following. क्या क्या भैया, देखना जरा। Timing of such work, nature of work, extent, materiality for the financial statement and performance materiality, proposed method of item selection and sample size, documentation, review and reporting procedure। ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी जब आप उसको डायरेक्ट असिस्टेंस या उसके काम को यूज करने की सोच रहे हो। ठीक है, उसको समझाना पड़ेगा सब कुछ, मटेरियलिटी के बारे में, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, रिव्यू के बारे में, जो काम एक ऑडिट टीम कर रही है वो सब कुछ आपको उसे समझाना पड़ेगा। क्लियर है? कह रहे कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इज इफेक्टिव व्हेन, एग्जांपल, कब कब कोऑर्डिनेशन आप इफेक्टिव मानोगे? व्हेन स्टैट ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर आर डूइंग डिस्कशन टेक प्लेस एट अप्रोप्रिएट इंटरवल थ्रू आउट द पीरियड। ये नहीं कि आप बस एक बार इंटरनल ऑडिटर से मिले, गाड़ी से शीशे नीचे किया, उसको बता दिया कि ठीक है बेटा परचेज की सारी कंट्रोल टेस्टिंग हमें भेज देना, नहीं। आप उनसे रीजनेबल इंटरवल पे मिलते रहो, तभी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन माना जाएगा और तभी आपके हिसाब का काम आपको मिल पाएगा। द एक्सटर्नल ऑडिटर इन्फॉर्म इंटरनल ऑडिट फंक्शन एनी सिग्निफिकेंट मैटर दैट मे अफेक्ट द फंक्शन। आप उनको सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स या कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे फंक्शन को इफेक्ट करती है वो आप बताएंगे। द एक्सटर्नल ऑडिटर इज एडवाइज्ड एंड ही हैज एक्सेस टू relevant report of internal auditor function and is informed of any significant matter that come to the attention of function when such matter may affect the work of external auditor, so that external auditor is able to consider the implication of such matter for the audit engagement। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला कहता है कि स्टैट ऑडिटर को मिलना होगा इंटरनल ऑडिटर से रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है। दूसरा कहता है कि आप सिग्निफिकेंट मैटर्स बताओगे, स्टैट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को सिग्निफिकेंट मैटर बताएगा जो इंटरनल ऑडिटर को इंपैक्ट कर सकता है। तीसरा कहता है कि स्टैट ऑडिटर के पास एक्सेस होना चाहिए सभी रिपोर्ट्स का, हाँ या ना? साथ ही साथ वो कहता है कि इंटरनल ऑडिटर बताएगा स्टैट ऑडिटर को क्या जी, सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि ऑडिट को, स्टैट ऑडिट को क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर आपस में देखो, दोनों साइड से हो गया ना। एक जगह पे क्या बोल रहा है, स्टैट ऑडिटर मिलेगा, स्टैट ऑडिटर बताएगा। अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, इंटरनल ऑडिटर मिलेगा, अपने वर्क पेपर का एक्सेस देगा, सारे सिग्निफिकेंट मैटर बताएगा। तो एक साइकिल है, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अगर दोनों साइड से प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है। क्लियर बेटा? यहां तक का मामला पहले एक बार जैसे दोबारा समझ लो, कहीं ऐसा ना हो रायता फैल जाए। ठीक है। आपने सबसे पहले पढ़ा, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करें? तो उसमें आपने 3 पॉइंट देखे। पहला नहीं, पहले आपने फंक्शन को इवेल्युएट किया, जिसको मैंने क्या हेडिंग दी है, स्टेप 1। फिर आपने स्कोप को देखा, स्टेप 2। फिर आपने उसका काम यूज किया, उसके काम पे उसकी रिपोर्ट्स को रीड किया, उसके बॉडी ऑफ वर्क पे अपना काम ऑडिट प्रोसीजर लगाए, स्टेप 3। समझ आया? फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट असिस्टेंस की बात की, सेम पॉइंट रहेगा स्टेप 1 वाला, तो बस एक तीसरा पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। 2 पॉइंट एडिशनल आ गए यहाँ पे स्टेप 2 में कि भैया एग्रीमेंट ले लेना, एक मैनेजमेंट से, एक इंटरनल ऑडिटर से, कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे। आप लोग समरी में सबसे पहले ये 5 पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, पहले यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बेटा समझ लो, नहीं ये स्टैंडर्ड ना आपको बहुत टफ लगने लगेगा।
फिर आप 2 पॉइंट बनाएंगे कि यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस, यूनिक पॉइंट लिखेंगे सिर्फ, बाकी सारे पॉइंट तो कॉमन रहेंगे। अब आपने क्या करना है, टेबल बनानी है वापस से। यहां पे लिखना है लेस यूज वर्क ऑफ आईए, मतलब आईए का काम कब कम यूज करें, या लिखना है लेस यूज ऑफ आईए। 2 से 3 पॉइंट कॉमन रहेंगे। रोमम, यहां पे लिखोगे आप रोमम, जजमेंट, कॉम्पिटेंस नहीं है तो उसके बाद यहां पे अपने यूनिक 2-3 पॉइंट जो भी है, यहां पे अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो आ जाएगा। टेबल फॉर्म में बना लेना, जो सेम पॉइंट हो यहां पे आप सिंपल लिख लेना सेम, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और हो गए आपके एग्जाम के, पहले 3 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट डायरेक्ट असिस्टेंस के, फिर टेबल के 2 पॉइंट। क्लियर है बेटा? देन आखिरी क्वेश्चन आपका ये वाला, दिस वन, कोऑर्डिनेशन, डिस्कस एंड, इसकी फिर अलग से एक हेडिंग बना लेना, डिस्कस एंड कोऑर्डिनेशन। ये तो दोनों में कॉमन रहेगा ना बेटा। समझ आया सभी को? स्टैंडर्ड समझ आया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। देखो कंटेंट तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे टेक्निकल कंटेंट भी नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट कौन से हैं, सेम पॉइंट है सारे, इधर भी जो सेम है आगे भी सेम है, और बड़े बेसिक पॉइंट है यार। इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, इन पॉइंट को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक और नई डिस्कशन कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, जब आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करोगे या डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज करोगे, तो सबसे पहले फंक्शन को इवैल्यूएट करोगे। कौन कौन से 3 पॉइंट है फंक्शन को इवैल्यूएट? ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, हाँ या ना? हम सबसे पहले उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, क्या वो इंडिपेंडेंट है या क्या देखोगे इसका? बेटा किताबें आप 5 मिनट के लिए बंद कर सकते हो, क्योंकि देखो कंटेंट ज्यादा है, तो समझना है, आराम आराम से चलना है ताकि कंफर्ट बने। आप मुझे बताओ क्या देखोगे? समरी दिख रही है सबको? समरी दिख रही है? ये मैंने आज बनाई है आप लोगों के लिए सेपरेट। सर हम, मैंने देखो एक ही हेडिंग बना दी, इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मैंने अलग अलग नहीं लिखा। तो बेसिकली ये जजमेंट है, चाहे काम हो चाहे उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस हो, बस डायरेक्ट असिस्टेंस में तीसरा पॉइंट छोड़ देना, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। अगर मैं किसी का इंटरनल ऑडिटर का काम या उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी क्या? ऑब्जेक्टिविटी। ऋषभ मेरे को दे जाओ, तुम जाओ, अभी 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। अच्छा हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ, 5 मिनट दे दो, 5 मिनट, 5 मिनट। लो जी। अगर आप काम यूज करते हो या डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज करते हो, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिविटी, मतलब इंडिपेंडेंस। तो आप देखोगे बेटा, देख लो, देखिएगा प्लीज। ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दैट सपोर्ट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, किस चीज के लिए सपोर्ट करता है जी? अकाउंटेबिलिटी के लिए उनकी, एबिलिटी टू फंक्शन फ्री फ्रॉम बाइसनेस, ये नहीं कि कोई बीच में उनको रोके अपनी डिसीजन मेकिंग दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट का और फंक्शन का, और किसी भी तरह का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। भाई आपने पहला पॉइंट बोला ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। कोई आदमी इंडिपेंडेंट कब रहेगा? और ये तो कंपनी के अंदर है ना बेचारा, भाई हो सकता है इन हाउस हो, तो ये तो वैसे ही इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे जितना। आप कैसे इंश्योर करोगे ही इज इंडिपेंडेंट? तो हम पूछेंगे आप किसको रिपोर्ट करते हो, आपकी हायरिंग किसने की, क्या आपके काम में कोई डिसीजन मेकिंग में कोई रोक टोक करता है, क्या आपके काम में कोई इंटरफेयर करता है, कोई आपके ऊपर लिमिटेशन है? आप ये सारे पॉइंट पूछोगे नहीं पूछोगे? तो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, एबिलिटी टू फंक्शन फ्री फ्रॉम बाइसनेस, किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। उसके साथ कह रहा है इनका एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी मैनेजमेंट के बंदे ने किया है वो तो इनको आराम से इन्फ्लुएंस कर लेगा, हाँ या ना? तो इनकी जॉब हायरिंग के टाइम पे, रिसोर्सेज के टाइम पे कौन इन्वॉल्व होना चाहिए? दोस्त चार्ज विद, आया ना? खुद सोचो ना, अगर सीएफओ के उस बच्ची का सीएफओ चचा है, तो वो कहां की इंडिपेंडेंट हुई? फिर तो वो फाइनेंस में जितने राय थे वो फैलाएगी, कोई नहीं फैलाएगा। यस और नो? तो उनकी हायरिंग में कौन इन्वॉल्व होना चाहिए? आईए के एम्प्लॉयमेंट में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। एनी रिस्ट्रिक्शन, अगर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन है फंक्शन में, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल ऑडिटर, मैनेजमेंट ने बोल रखा है अपने इंटरनल ऑडिटर को, सुन लो, गाड़ी नहीं आएगी, शीशा नीचे करेंगे, तुम लोगों ने जाना। अगर ऐसा इतना डरते हैं वो लोग, तो क्या हम यूज करेंगे क्या?
नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट समझ आए बेटा? हाँ, बेसिक पॉइंट है, समझ आए। उसके बाद कहता है आप इनकी कॉम्पिटेंस चेक करो। कॉम्पिटेंस का मतलब तो देखो ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आया ना? तो देखो कि जो उनकी कॉम्पिटेंस, जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, क्या जो उसके रिसोर्सेज हैं वो कंपनी के साइज और नेचर के हिसाब से हायर किए हुए हैं या नहीं। जो रिसोर्सेज हैं वो कंपनी के साइज और नेचर के हिसाब से है या नहीं है। पॉलिसी देखो कंपनी की किसके लिए, हायरिंग की, ट्रेनिंग की, और उनको काम पे असाइन करने की। किस तरह के डिपार्टमेंट में, किस तरह के काम में किसको असाइन किया हुआ है, पॉलिसी चेक करो। उसके बाद कहता है देखो वेदर आईए टीम हैव नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एफआरएफ। शीशा नीचे करो, पूछो उस बच्चे से, बेटा बता AS 22 क्या है, AS 10? उसको नहीं पता। बेटा Schedule 3, भैया हम खेलने जा रहे हैं। तो कॉम्पिटेंट है वो आपका काम करने? नहीं। तो कॉम्पिटेंस में क्या देखोगे, उसके रिसोर्सेज क्या साइज और नेचर के हिसाब से हैं, कंपनी की पॉलिसी, हायरिंग, ट्रेनिंग और असाइनमेंट की, और साथ ही साथ उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एफआरएफ की नॉलेज। अगर ये नहीं है तो फिर हम उनको यूज नहीं कर पाए। समझ आया? फिर हम बोलते हैं कि भैया आपको जो काम करना है ना वो सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करके करना है, तभी हम आपका काम यूज करेंगे। तो इसमें वही सारे पॉइंट है जो आप चैप्टर 2 ऑडिट, स्टैट ऑडिट में पढ़ते हो कि क्या आपने, हम पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या आपने सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो किया? वो कहेगी भैया ये क्या होता है? अरे भैया तुमने प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी बनाई है। तुम बड़ा हंसती हो, जैसे ही मैं बच्चे बोलता हूँ आगे वाली तीनों लाइन हंस पड़ती है। क्या आपने काम सही तरीके से परफॉर्म किया है? क्या आपके काम को कोई सुपरवाइज करता है? क्या आपके काम को कोई रिव्यू करता है? क्या आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो? क्या आपका कोई काम क्वालिटी रिव्यू करता है? ये सारे फंक्शन टेक्निकली, ये सारा काम हम स्टैट ऑडिट में भी करते हैं ना। तो वही हमें पूछना है, क्या आप इन चीजों को फॉलो करते हो? अगर हाँ तो इसका मतलब उनका काम करने का स्टाइल सही है, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो जो 3 पॉइंट थे, कौन कौन से? ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, ये आपको देखना पड़ेगा। और जो आंसर मैंने रिमूव करवाए थे वो मैंने यही लिख दिए, इफ अबव फैक्टर्स डू नॉट प्रेजेंट देन एक्सटर्नल ऑडिटर शुड नॉट यूज द फंक्शन। और इसके बाद के पॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आप एक बार बुक में मैं आपको ये पॉइंट दिखा देता हूं। एक सेकेंड में, लो जी, पार्ट 1 स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो आप जोरदार तालियां बजाएंगे, ठीक है जी, सोनी शर्मा जी के लिए। इन्होंने ऑडिटिंग में 85 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑल इंडिया। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। माइक दे दो यार, हैंड माइक दे दीजिएगा। अरे आंटी जी इधर आओ, कहाँ पीछे पीछे, आप प्लीज इधर आइएगा। आपको, बच्चे को इतनी खुशी नहीं होती जितनी माँ को खुशी होती है, तो आपको तो बड़ी खुशी होगी, है ना जी? बहुत बहुत माइक लीजिए, लीजिए प्लीज, माइक लीजिए आप। तुम्हें तो देंगे इनका। जोरदार तालियां बजाइएगा प्लीज सोनी जी के लिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, जो इन्होंने नंबर हासिल किया है ना, मजाक नहीं, वो बहुत बड़ा नंबर है। आपने सिंगल ग्रुप दिया था, अगर बोथ देती तो रैंक आती। देखो आप, अगर इतनी तैयारी करके अगर पेपर दिया जाए तो रैंक आ सकती है। कभी कभी सिंगल ग्रुप देते हैं हम ये सोच के कि यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोचो अगर अपना 100% देने पे आ जाओ आप लोग, तो रैंक आएगी नहीं आएगी? बेटा आप बताएंगे, मतलब मैं तो इनको रोज ही बताता हूँ, मेरी तो सुनते नहीं है। आप बताओ कि आपने कितनी मेहनत की ऑडिट के अंदर, जो कि आप मतलब इतना अच्छा स्कोर कर पाए, 85 मार्क्स, बस वो जानना है। हेलो हेलो हेलो, इसको ना थोड़ा बिल्कुल पास रखना होगा आपको। Hello, hello everyone. Um, प्लीज क्लैप फॉर हर, लाइव स्टूडेंट प्लीज क्लैप फॉर हर। this is the first time कि मैं ऐसे स्टेज पर हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू टू माय पेरेंट्स, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। बहुत बढ़िया। उनके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सीए कभी करूँगी। और सबसे बड़ा थैंक यू टू माय सिस्टर, जो कि मेरी बैकबोन है। क्या उसके बात। बिना ये एफर्ट्स देना, लिटरली जो आईसीआई चाहती है वो ये चाहती है कि आप एग्जाम में एग्जैक्ट लिखो। ऑब्वियसली ऑडिट के अंदर आपको एग्जैक्ट लिखना होता है, काफी क्रैमिंग होती है, बट मैं सबसे ज्यादा बेकार हूँ क्रैमिंग में।
जो भी पॉसिबल हो पाया मेरी बहन की वजह से, क्योंकि उसने मेरी क्या बहुत बात है। ज्यादा प्रैक्टिस करवाई, बहुत अगर ज्यादा, माँ बाप और जिसकी भाई वजह बहन से। साथ हो तो कुछ भी हो सकता है, सही बात। और ऑडिट का मतलब क्या होता है वो सर ने समझाया। थैंक ऑडिट यू। की A to Z वो सर की वजह से है। अगर आपको ऐसा ही स्कोर करना है, अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सर को आप फॉलो करो। जितना आप उन्हें फॉलो करोगे, उनकी एक एक बात, उन्होंने कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन दी, उसको आप दिमाग में रखोगे, तो ये नंबर मुझसे ज्यादा लाओगे आप। आई कैन गारंटी, मुझसे ज्यादा लाओगे। अगर बहुत आप बढ़िया। शुरू से ही इतनी डेडिकेशन रखोगे, इतनी कंसिस्टेंसी रखोगे, मुझसे ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। तो देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आप भी सीए इंटर ही पास, मतलब ऑब्वियसली आगे करोगे, इसी अटेम्प्ट में करोगे जो आपका May 24 आने वाला क्या है। बात थैंक है। यू वेरी मच, थैंक यू ये वेरी तो मच। इससे ज्यादा इनको कोई अलग से दुआ नहीं चाहिए। देखो, दो बातें इन्होंने बहुत बड़ी बोली है सब बातों के अंदर। बताओ कौन सी दो बातें? एक डेडिकेशन और दूसरी कंसिस्टेंसी। बिना परिवार के सपोर्ट के, बिना माँ बाप के सपोर्ट के, बिना भाई बहन के सपोर्ट के तो देखो जीवन में आगे बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन माँ बाप के सपोर्ट के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। माँ बाप तो पूरा सपोर्ट करते हैं, कौन कौन माता पिता चाहेंगे हमारा बच्चा पास ना हो? कोई चाहेगा? लेकिन फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, वो पूरा अपनी मेहनत नहीं करते हैं। आप लोगों को मेहनत के अंदर कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, डेडिकेशन बना के रखनी है। मेरे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी आपसे। आप मेरे को ये बताइएगा, आपने टेस्ट पेपर लिखे थे? यस सर। कितने टेस्ट पेपर लिखे थे आपने? सर मैंने टेस्ट पेपर लिखे थे, आपके दिए हुए लिखे थे, और सेकंड थिंग मैंने टेस्ट सीरीज परचेज करी थी, ठीक वो है। मैंने प्रेफर करी थी। और क्योंकि मुझे ये जानना था कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। कि मेरे टेस्ट जो जा रहे हैं वो एग्जैक्ट टीचर्स चेक करेंगे, तब मुझे कितनी मार्किंग मिल रही है, ना कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ ठीक रहा है। था। ठीक है। बिना टेस्ट लिखे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो आता। कितने टेस्ट पेपर लिखे थे, नंबर ऑफ सर टेस्ट मैंने, अंदाजन? हाँ, नंबर ऑफ टेस्ट, हाँ। सारे ईच टेस्ट, मतलब मेरा ही मानना है कि आप सारा सिलेबस एक बार में मत दो, आप एक एक चैप्टर के टेस्ट दो। उससे क्या होगा, आपकी एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बारीकी आपको पता लगेंगी। उसके बाद जब आप एग्रीगेट करके दोगे, तभी आपके मार्क्स पॉसिबल है। तो आपने कितने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, कितने टोटल? सर 13 चैप्टर्स। 13 तो हाँ टेस्ट हो गए चैप्टर के, उसके जी। अलावा टोटल के? 2 फुल टेस्ट। 2 फुल टेस्ट। यस मॉक सर। टेस्ट जो होते हैं वो यस 2 सर। आपने दिए थे। यस सर। 15 टेस्ट हो गए मोटा मोटा। सीए टेस्ट सीरीज। सीए टेस्ट सीरीज, ठीक है, आप भी कर लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज से ना बड़े फायदे होते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। और बहन ने बता ही दिया है, सीए टेस्ट सीरीज है, मैं तो जानता नहीं हूँ, आप लोग ले सकते हैं। हमेशा आप प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन हो गया है। और जितना मुझे लगता है ये लोग तो वो भी फीचर देते हैं ना, जब आपको टेस्ट देना है तब दे दो आप, तभी हम चेक कर हाँ देंगे। जी सर, हाँ, शेड्यूल अनशेड्यूल तो दोनों। आपको दोनों तरीके से मिलती है, वो आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अलावा एक और बात बताइएगा सोनी जी, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे एक दिन में? सिंगल ग्रुप था आपका, सेकंड ग्रुप? यस सर, कितने सिंगल। घंटे पढ़ाई करती थी आप? आंटी जी से पूछना चाहिए वैसे, ये तो मेरे को आपकी मम्मी से पूछना चाहिए कि कितने घंटे पढ़ाई करती थी ये। देखो, माँ बाप को बच्चे के बारे में ज्यादा पता होता है। सर वो तो रात रात भर जगे हैं, उन्हें नहीं पता होगा तो हाँ। किन्हें पता होगा। हाँ। कोई बाहर वाला आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई बाहर वाला नहीं। किसी और के कंधे पे रख के कभी बंदूक नहीं चलेगी। क्या बात है। आप अपने आप करो जो कर सकते हो। और कितने? पेरेंट्स और फैमिली, मैं सच में कह रही हूँ, ये रियलाइज है, और ये मार्क्स भी इन्हीं की बदौलत है। मेरा हाथ था, मेहनत इनकी थी। क्या बात है बेटा, मजेदार। इतना कॉन्फिडेंस होना लाइफ में। कितने घंटे पढ़ती थी मैम ये जनरली आप? ओहो, मतलब ये मान लो मैं दिन में 12-13 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करते थे आप। क्या बात है बेटा, बहुत शाबाश। मतलब समझो, एक बार सोना है, बाकी पढ़ना ही है। सर आई लॉस्ट इवन 10 kgs ऑफ माई वेस्ट। ओ, क्या बात है, 10 किलो? वेट, सॉरी, वेट। तो चलो, बहुत बहुत आपने ना बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत आगे जाएंगे आप जीवन में। और अब इस रिजल्ट से ना आपको एक चीज रियलाइज हो जाएगी कि फाइनल में ना रैंक लेकर आने हैं। बिल्कुल इस चीज से सर, आप आपकी हेल्प चाहिए सर। मैं आपके जैसे साथ हूँ मैंने आपकी बेटा। क्लास ली थी ना, हाँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लाइव ले लूं।
बट इसलिए मैंने जीडी ली। मैंने आपको फर्स्ट डे मैसेज किया था, सर प्लीज मेरे गुरु बनिए और मुझे बताइए। तो आपने दिया भी था आंसर, हाँ बट सर उतनी नहीं आता इंटरेक्शन, क्योंकि हम जीडी स्टूडेंट हाँ हैं, आप इतना नहीं देखते। बट आज वो मौका मिल गया फाइनली कि सर ने बुलाया और मैं आ गई। देखो, एक एक टीचर को क्या चाहिए भाई, कि भाई हमारे स्टूडेंट ना हमसे बहुत ऊपर जाएं। मैं तो अभी आपको बहुत ऊपर देखूंगा और आपके साथ हूं मैं हमेशा, डोंट वरी, ठीक है। आप बहुत आगे जाएंगे और फाइनल में आपको रैंक लेकर आनी है, ठीक है। लाइफ बदल गई है आपकी। आपको मैं आज एक बात बोल रहा हूं, आपने जो सपने नहीं देखे अभी तक, आप देखना चालू कर दो, क्योंकि अब ना ये इतनी कामयाब हो गई है कि अब आपकी लाइफ बदल गई है। आपकी लाइफ बदल गई है। गवर्नमेंट स्कूल। क्या बात है, बहुत क्या बात, क्या बात है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ? तो देखो यार, सफलता का ना कोई बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं होता। सक्सेस का तो सबसे आसान आंसर होता है, और वो होता है मेहनत, कंसिस्टेंट मेहनत। फेलियर के बड़े अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सोशल मीडिया देखना पड़ेगा, फोन पे बात करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तब जाके आप फेल होगे। पास होने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, और वो क्या है? मेहनत, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछेगा। क्या कह रहे हो? 1.5, सोनी आप एक बात बताओ, 1.5 डेज के अंदर आपको कितने चैलेंजेस आए पढ़ाई करने में, या आपको कंफर्टेबली आपका रिवीजन हो गया? सबके दिमाग में मिथ होता है कि जैसे हम लोग हर चीज को रिमेम्बर नहीं रख सकते, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक कंप्यूटर की तरह नहीं काम कर सकते हैं। तो 1.5 की स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए जो सर देते हैं ना, कि पहले चैप्टर्स कौन से मैटर करते हैं। मैंने सेम अप्लाई किया था, जैसे सर 1.5 डेज की, इस बार तो 2.5 डेज मिले थे। अभी आपकी बनवानी है, वो हाँ, बनवाई नहीं है, वो क्लास में बनवाते हैं हम। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करें। मैंने बोला ना कि जितना आप रिवीजन करोगे ना, तब आप जब सर का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको ये लगेगा हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, और आपको वही चीज आके क्लिक करेगी अपने आप माइंड में। बट बात ये है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा, और उतना ही आप कैचअप कर पाओगे, और इजीली 1.5 डेज में सारा का सारा रिवाइज कर लोगे और अपना एग्जाम लिखोगे। आप देखो, मैं एक बात बोलूंगा इस चीज पे, मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी मानता हूँ, और आप लोगों का प्यार है इसलिए भी है ये। आप ना भाई फॉलो कर लो जो जो बोल रहा हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ। आपको सारी स्ट्रेटेजी बना के दूंगा क्लास में, बकायदा 1 घंटे का लेक्चर होता है ये, जहाँ पे पूरा 1.5 डेज का प्लान ऑडिट का बना के दिया जाता है। और पता है मजे की बात क्या है? ये नालायक ना उसके बाद मैसेज करते हैं कि सर 1.5 डेज में कैसे पढ़ना है। आप लोगों को बकायदा विद इन द लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर होता है जिसमें पूरा प्लानिंग बना के दिया जाता है कि 1.5 डेज में कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप पूछते हो, हम दोबारा फिर भी बताते हैं यूट्यूब पे। हाँ जी, हाँ बेटा। कंसिस्टेंसी जीडी में हालात भी ले आते हैं वैसे तो बेटा। जीडी में कंसिस्टेंसी थी आपकी? मतलब आप जो भी लेक्चर देखते थे किसी भी सब्जेक्ट के, आपने सब रिकॉर्डेड देखे हैं। कभी ऐसे मन नहीं करता था आज इसको पोस्ट कर दूं, सहेलियों के साथ खेलने चली जाऊं, या मम्मी के साथ कुछ काम करवा लूं, बाद में देख लूंगी? इस चीज, या आप एक बार लेक्चर प्ले किया तो पूरा देख के उठते थे? सर के साथ मजा ही इतना आता था, मन ही नहीं करता था छोड़ने का। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट का, सभी क्लासेस में आपको मजा आता था? बाकी उसके बाद मैंने जो टीचर्स लिए उन सभी के साथ मजा आता था। परवीन शर्मा सर, कपिल सर, और बाकी EIS SM मैंने खुद सेल्फ किया था, और बस ऐसे ही आप लोग सारा। कब से बैठे हो आपको पता है? आज आप कब से बैठे हो? आज आप 2 बजे से तो ऑडिट में बैठे हो, और 6 बज गए हैं। आपने ब्रेक भी नहीं लिया, तो आपको भी मजा आ रहा है ना? वो लाइव वाला भी बैठा है ना, उसको मजा आता है भैया। अगर आप मन लगा के बैठे हो तो मजा आएगा। और हाँ, हम भी थोड़ा सा उस तरह से पढ़ाएं कि आपको बोर ना होने दें। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। मतलब बार बार रिवीजन करके किया ना इन्होंने बताया ना, साथ ही साथ भाई याद करना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो बार बार रिवाइज करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, आप आगे बढ़ मेन जाओगे। बात है ऑडिट में आंसर सीखने से ज्यादा मैटर करता है क्वेश्चन को समझना, ओहो, कि क्या पूछा बात, क्या गया है। क्या बात है। वो सर से सीखा है, तो ये आप उनको फॉलो करो बस, और कुछ नहीं तो करना। ये क्वेश्चन रीडिंग स्किल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा।
मैंने बोला रिटर्न प्रैक्टिस। सर ना बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लाइन, एक एक लाइन बताते हैं कि आपको ये एग्जैक्ट वहां पे लिखनी है। अगर आप ये चीज देख के जा रहे हो इतना तो एटलीस्ट आप करके ही जाओ कि अगर आपको सेम क्वेश्चन दिख रहा है ना उसको सेम ही आंसर करो, क्योंकि जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उसी से ये चेकिंग बात तो होती है। फैक्ट है बेटा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कीवर्ड हाईलाइट किए जाते हैं ना, और जहां पे मैं लिखवाता हूं एज इट इज याद करना है, अगर आपके आंसर में वो कीवर्ड नहीं है और आपने जहां पे एज इट इज की बात आई है उसको दूसरे तरीके से लिखा है, तो आपको आईसीआई मार्क्स नहीं देगा। आप फ्रेमिंग अपनी कर सकते हो, पॉइंट सेम रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई इसमें इसका डाउट, मतलब आप समझ लो कि अगर मैंने आपके साथ 120 घंटे लगाए हैं तो 200 घंटे आपको खुद से लगाने पड़ेंगे, 150 200 घंटे खुद से लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ और पूछना है? हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। हाँ, क्यों नहीं ये कह रहे सर आपने मेरे को पहचान लिया, मैंने कहा बिल्कुल आगे बैठी थी तुम, मैं क्यों नहीं पहचानूंगा बाद में, याद था मुझे। और बच्चे याद रह जाते हैं, देखो पीछे वाले स्टूडेंट की तो मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा। हाँ भाई, अभी आज, कल अक्षय कौन है, अक्षय कौन है? अक्षय जो लाइव में कल चैट करा था, वो मेरे को बोल रहा था सर मैं लाइव नहीं फेस टू फेस क्लास स्टूडेंट हूँ। तो कल ना लाइव में एक स्टूडेंट था, जब लाइव चल रहा था, बोला अक्षय हाय सर आई एम फ्रॉम योर क्लास, मैंने कहा हाय अक्षय। अब नाम सुना हुआ था, मुझे लगा ओके यू आर फ्रॉम लाइव नो, कह रहा सर मैं आपकी फेस टू फेस में हूँ। तो देखिए जो आसपास चेहरे होते हैं उन वो याद रह जाते हैं, पीछे वाले नहीं रहते। हाँ जी, किसी को और कुछ पूछना है? आपने नोट्स बनाए थे या सर सिर्फ बुक से पढ़ाई की थी? सर बुक्स। सिर्फ बुक से पढ़ाई की थी, सिर्फ बुक से पढ़ाई की थी। ठीक है, आप बुक से कर लो। शुभम अग्रवाल ने भी नोट्स नहीं बनाए थे, वो भी इंडिया हाईएस्ट था। जो यहाँ पे लड़का बैठता था हर्ष मेहता, उसने भी नोट्स नहीं बनाए थे, उसके भी हाईएस्ट थे। देखो, आप करने वाले हो तो कैसे भी कर लोगे। मेरा पर्पस, मेरा फर्ज बनता है मैं आसान से आसान तरीकों पर आपको लेकर जाऊं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं उस सबसे कमजोर बच्चे को दिमाग में रख के पढ़ाता हूं कि वो बच्चा भी पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप होशियार हो तो आप छोड़ सकते हो। मेरा फर्ज तो उस वीकेस्ट टू वीकेस्ट स्टूडेंट को पास करवाना है ना बेटा। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ जी, कुछ पूछना है? चलो जी, कुछ नहीं पूछना और? हाँ हाँ बताओ, पूछो। क्लासेस के टाइम पे सेल्फ स्टडी कितनी की थी? सोनी ये बताओ, क्लासेस जब आपकी चल रही थी, जब आप क्लासेस ले रहे थे सब सब्जेक्ट की, उस टाइम पे आप रिवीजन करते थे या आज लिया फिर कल दोबारा क्लास ले लिया, रिवाइज करते थे साथ में? सर सेम डे नहीं पॉसिबल होता है, अच्छा। बहुत हेक्टिक हो जाता है। जैसे यहाँ पे तो कई सारे बोथ ग्रुप वाले भी होंगे, हाँ, तो उन्हें अपनी 8 क्लासेस मैनेज करनी होती है। सिक्स। बट आप सैटरडे और संडे पार्टीज की जगह यहाँ डिपोट करो। क्या बात है। इन लोगों ने गलती पता है क्या की, इन लोगों ने गलती पता है क्या की, मैं बता रहा हूँ। इन लोगों ने ना सारी फेस टू फेस ले ली। ठीक है, जो बच्चे लाइव में है, गूगल ड्राइव में है, उनके पास एक ऑप्शन अच्छा है कि वो 5 दिन क्लास लेके 2 दिन में वो 5 दिन का रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों के साथ एक मजबूरी है कि आप खत्म करने के बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी, ऑडिट के लिए एक बात बोल रहा हूं भाई मैं, और बिल्कुल स्ट्रोंगली बोल रहा हूं। ऑडिट के लिए आपको जो मैं 12 पेपर दूंगा, सिर्फ वो अटेम्प्ट करने हैं और आईसीआई के मॉक, उसके अलावा कुछ भी अटेम्प्ट मत करना। वो 12 पेपर आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दे देंगे कि आपकी किस हालत में आपके एग्जाम में रिजल्ट आने वाला है। सभी जीडी पीडी जितने भी स्टूडेंट है लाइव वाले, सभी ध्यान रखना, सिर्फ 12 पेपर जो मैं दूंगा वो प्लस आईसीआई के मॉक, और कुछ नहीं। हाँ जी, किसी को कुछ और पूछना है? हाँ जी, हाँ जी।
जीडी क्लासेस की स्पीड बढ़ाते थे आप? कितनी? 1.5। 1.5 1.5 पे देखते थे, क्योंकि ठीक। सर मेरे घर में शोर शराबा नहीं है ना, तो वैसे नॉर्मली समझ आ ठीक जाएगा। है, चलो जी, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, बोलो बेटा। हाँ जी बेटा, बोलो। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, होंगी, क्यों नहीं होंगी। किसी को कुछ पूछना है बेटा? हाँ, वो अभी पूछ लेना जब ये फ्री हो जाए, बाकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ना। चलो जी, अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन आया है। आपने अपना 100% कोर्स की क्लासेस कितने टाइम पहले एग्जाम से पहले खत्म कर ली थी? कितने मंथ आपने सिर्फ रिवीजन किया था? सर 2.5। 2.5 मंथ आपने रिवीजन किया था, ठीक है। 2.5 मंथ, ठीक है जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा सोनी जी के लिए। और सिंस हम हमेशा हर बच्चे को कुछ ना कुछ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं, सीए इंडिया की साइड से सोनी जी को 31,000 का मैं गिफ्ट दे रहा हूं, ठीक है। जिसको जिसको बेटा ये हर किसी को मिलता है, अभी 83 भी आए हैं उसको भी मिलेंगे, 81 है, सबको मिलता है ये नहीं बेटा, ये आप डिजर्व, ये आपकी मेहनत है, फाइनल में रैंक लानी है ना, बस तो फिर हाथ मिलाओ इस तो ये डिजर्व करती है, तालियां बजाइएगा प्लीज। और आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूं ताकि आप अच्छे से बात कर सकें इंडिविजुअली, ठीक है। ये जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है, स्क्रीन लेकर आइएगा प्लीज, स्क्रीन लेकर आइएगा। ये जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, ये जो हमारा स्टेप 1 था, देख लीजिएगा एक बार। उसी के नीचे 3 पॉइंट है, ऑब्जेक्टिविटी को क्या देखना है, कॉम्पिटेंस में क्या देखना है, और डिसिप्लिन अप्रोच में क्या देखना है, ठीक है जी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। बड़ा अच्छा लगा आपका रिजल्ट देख के, दिल खुश कर दिया आपने।